हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण चैप्टर विराम चिन्ह के बारे में जिससे जिससे हमेशा यूपीपी में 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं। जैसे देखते हैं, पहले इसका अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए, जैसे हम कोई काम करते करते रुकते हैं तो वही विराम होता हमारा। रुकना ठहराव वो विराम कहलाता। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग सही से न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मतलब अर्थ जो है वो अलग निकलने लगता है। जैसे कि हम देखते हैं, 3 उदाहरण सेम है। रोको मत जाने दो, इसमें पता नहीं चल रहा है कहना क्या चाह रहा है ये वाक्य। अगर इसमें विराम चिन्ह लगाएंगे तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अगर हम वही विराम चिन्ह रोको के बाद लगाते हैं, रोको मत जाने दो, कहने का मतलब इसका क्या, रोक लो। ठीक, अगर हम विराम चिन्ह रोको के बाद लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, रोक लो उसको। और रोको मत जाने दो, अगर वही चीज़ हम एक शब्द बाद लगाएंगे मत के बाद, तो इसका अर्थ होगा कि रोक लो उसको। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे देखो विराम चिन्ह से कितने अर्थ अलग निकल जाता है। अब देखते हैं कि श्री कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई, 20 बताई है। अगर क्वेश्चन आएगा श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह कितने हैं, तो 20। उन्होंने पूर्ण विराम को छोड़कर से सभी को विराम चिन्हों को अंग्रेजी से निकाले हुए माना है, कि मतलब अंग्रेजी से उनका उत्पत्ति हुई है। ठीक, केवल इंग्लिश में कौन सा नहीं है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का इंग्लिश में कैसे बनता है, केवल डॉट रख दिया जाता है। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे कि अल्प विराम। पहले देखते हैं अल्प विराम, ये केवल ऐसे लगता है। ठीक, अल्प विराम का चिन्ह ये है। वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं किस तरह से, जहाँ समान पद हो, समान पद एक से अधिक हो, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो इनको हम राजमहल में पधारे, तो राम भरत शत्रुघ्न ये क्या है, सेम, ये समान पद है, तो इनके बीच में हम कॉमा का प्रयोग कर देंगे। ठीक, अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं, भारत में गेहूँ चावल मक्का जौ बाजरा ये सब क्या है, फसलें हैं, एक प्रकार की, इसलिए समान शब्द हैं, इसलिए इनके बीच में हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अल्पविराम का। और कोई शब्द की पुनरावृत्ति होती है जैसे, तो वहाँ पे हम जैसे सुनो सुनो वह गा रही, तो सुनो सुनो के पास नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो नहीं नहीं के पास में हमने अल्पविराम का प्रयोग किया। अब अगला देखते हैं कि पर परंतु किंतु इसलिए अतः तथापि इत्यादि शब्द अवयव से पहले, जैसे मैं कल घर जाता परंतु जरूरी काम पड़ गया, तो परंतु से पहले हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, बस हाँ नहीं सचमुच अतः, इनसे हम पहले हम लगाते हैं। ठीक, इनसे समाप्त मतलब इनके बाद जो सेंटेंस शुरू होता है उससे पहले इसका चिन्ह करते हैं। जैसे नहीं रहने दीजिए, इस तरह से नहीं के बाद हम लगा लेंगे। ठीक, अब अंकों तथा पर्यायवाची लिखते समय, जैसे हमने लिखा 1 2 3 इस तरह लिखेंगे। अगर इनको इकट्ठे लिख देंगे तो 123 हो जाएगा, इसीलिए इनको अलग करने के लिए हम अल्पविराम का चिन्ह लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पर्यायवाची लिखने के लिए हम, जैसे पर्यायवाची शब्द अश्व का, घोड़ा, घोटक, तुरंग, बाजी, तो इनके बीच में हम विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अर्धविराम क्या होता है। अर्धविराम देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे हिंदी भाषा में। तो अर्धविराम क्या होता है, जहाँ अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम ठहराव हो। जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहरना हो, अर्धविराम होगा। अर्धविराम का चिन्ह याद रखेंगे, ये इस तरह से बनेगा, ऊपर पॉइंट नीचे कॉमा। ठीक, अब इसे अल्प विराम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अर्धविराम ध्यान रखेंगे इसका चिन्ह। अब देखो, जहाँ वाक्य में कई वाक्यांश हो उनके बीच अल्प विराम लगाने में संदेह हो जैसे, तो वहाँ पे हम क्या अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। जैसे राम मोहन श्याम सीता मीना मोहिनी कल आएंगे, तो अब यहाँ देखते हैं कि ये राम मोहन श्याम ये क्या है, ये पुल्लिंग है, और सीता मीना मोहिनी ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे दोनों वाक्य अलग अलग सेंटेंस हैं, तो हम बीच में यहाँ पे अर्धविराम का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, उस तरह देखते हैं, मोनू अपना मान मर्यादा प्रतिष्ठा धन दौलत संपत्ति परिजन मित्र सगे सबको गंवा दिया। तो यहाँ पे देखते हैं मान मर्यादा प्रतिष्ठा ये भावनाएं हैं, अमूर्त भावनाएं हैं, अभूत भावनाएं हैं। और धन दौलत संपत्ति ये क्या है, भौतिक वस्तुएं हैं। परिजन मित्र सगे ये क्या है, रिश्ते नाते रिश्तेदार है। तो यहाँ पे हम बीच में इसके हम अर्धविराम लगा देंगे, क्योंकि अलग अलग हो जाए थोड़ा सा। ठीक, 2 या 2 से अधिक उपाधियों के लिए, जैसे राम ने BA B.Ed दोनों कर रखा है, तो BA के बाद दूसरा आ रहा तो उसके पहले हम बीच में लगा देंगे। अब फुल स्टॉप क्या होता है, सबसे प्राचीनतम चिन्ह है।
इसका प्राचीन समय से यूज हो रहा। ये वाक्य के समाप्त होने पर सबको पता है कि वाक्य के समाप्त होने पर हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम या फिर फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। अगला सजीव वर्णन का समय, जैसे गोरा रंग, जैसे उसके गाल बहुत ही गुलाबी हैं, तो गुलाबी के बाद हम ऐसा पूर्ण विराम को चिन्ह लगेंगे। जैसे दोहा, सोठा, चौपाई छंदों की पहले लाइन के बाद एक तथा दूसरी लाइन के बाद दो, जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो यहाँ उसके बाद में हम पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर पानी गए न उबरे मोती मानो चून के बाद दो पूर्ण विराम का यूज करेंगे। ठीक, अगला देखते हैं उपविराम। उपविराम क्या है? उपविराम ये होता है, ऐसे लगाया जाता है। ठीक, उपविराम या अपूर्ण विराम भी इसे कहते हैं। आगे लिखी गई बात की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कि इसके आगे भी कुछ है, जैसे इस शीर्षकों में ज़्यादा होता है, जैसे कमायनी लिख के उसके बाद पूर्ण विराम लगा के अध्ययन, एक अध्ययन, तो मतलब इसके बाद भी इसको देखा जाए इसके अंदर है क्या। ठीक, अगला होता है प्रश्नवाचक। ये चिन्ह सबको पता है, प्रश्नवाचक, जहाँ पे सीधे प्रश्न पूछने का बोध हो वहाँ पे हम हमेशा प्रश्नवाचक, जैसे आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला का स्थित स्पष्ट ना हो, शायद आप दिल्ली के रहने वाले, मतलब यहाँ पे स्थित स्पष्ट नहीं है कि शायद, तो वहाँ पे हम पूर्ण विराम का प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता तो है पूर्ण विराम की तरह, मगर इसके नीचे एक बिंदी रख दी जाती है। इसका प्रयोग आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक, दुख, प्रसन्नता आदि भाव को प्रकट करने के लिए अंत में लगाया जाता है। जैसे अरे कितना बड़ा किला, तो यहाँ पे आश्चर्य हो रहा है, अरे कितना बड़ा किला, तो यहाँ हम लास्ट में ये देखो विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा रखें। तुम्हारी जीत होकर रही शाबाश, यहाँ पे क्या है, आश्चर्य मतलब कि हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता हो रही, तो शाबाश बहादुरी का काम किया ना, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा। वाह वाह कितना अच्छा गाया तुमने, तो यहाँ पे वाह वाह प्रसन्नता है, तो इसलिए विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, उद्धरण क्या होते हैं? उद्धरण, अवतरण, इनको उद्धरण का अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होते हैं, एक गहरा उद्धरण जो एक उद्धरण ऐसे लगता है, और दोहरा उद्धरण जिसमें दो उद्धरण लगते हैं, ऊपर से दो इन्वर्टेड कामा लगाए जाते हैं, उनको दोहरा उद्धरण बोलते हैं। जैसे इकहरा उद्धरण कहाँ यूज किया था? जैसे उपनाम लिखने के लिए, जैसे रामधारी सिंह, दिनकर को हम इकहरा उद्धरण के अंदर बंद कर देते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला इनका निक नेम है, तो इसलिए इनको बंद कर देंगे। अब तकनीकी शब्दावली में भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे ई कॉमर्स लिखने के बाद हम इसको इन्वर्टेड कामा से बंद कर देते हैं। अब दोहरा उद्धरण कहाँ लिखते हैं? जब कोई महत्वपूर्ण कथन होता है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, तो हम करो या मरो एक महत्वपूर्ण कथन है, ठीक, किसी के द्वारा कहा गया, तो उसको हम लिख देंगे। अब जैसे हम क्या करते हैं, कोष्टक का प्रयोग, ब्रैकेट, वाक्य में आए हुए संदर्भहीन शब्द को अलग रखने के लिए। जैसे हम कोई चीज़ नहीं पढ़ते उनको, जैसे मेरे दादाजी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, अब हम वो मर चुके हैं, स्वर्गवासी हो गए, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, उसको हम केवल लिख देंगे जानने के लिए कि हाँ अब वो स्वर्गवासी हो गए। कहीं कहीं पे क्या करते हैं, हिंदी शब्द लिखते समय जैसे हमने लिखा कि अच्छा, तो उसको हम डिफाइन करने के लिए ब्रैकेट में करके गुड भी लिख देते हैं। तो इस तरह भी इसका यूज किया जाता है कि इंग्लिश में भी उसको लिखने के लिए प्रयोग में कर दिया जाता है, उसको ब्रैकेट के अंदर कि उसको ना पढ़ा जाएगा, जरूरत हो तो आप देख लो। अब अगला होता है संक्षेप या लागू चिन्ह। ये संक्षिप्त बताता है किसी चीज़ का, कि संक्षेप में जैसे हम बीएड लिखते हैं, बीए लिखते हैं, तो बी ए ऐसे कर देते हैं, ठीक, ये जीरो का आकार का होता है। अगला देखते हैं योजक चिन्ह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका विलोम शब्द में जैसे रात और दिन, रात दिन के बीच में जाएगा। द्वंद्व समास में माता पिता के बीच में लग जाएगा। प्रेरार्थक या गिरना गिराना बीच में लगेगा। सार्थक और निरर्थक पानी वानी, खाना वाना ऐसे बीच में लग जाता है। अब एक ही संज्ञा दो बार जैसे यूज हो तो राम राम करके तो लग जाएगा। चप्पा चप्पा, नगर नगर, बच्चा बच्चा जानता है ना, इस तरह से। अब जैसे अनिश्चित संख्यावाचक शब्द में कम से कम, बहुत सी, अधिक से अधिक, तो इस बीच में ये लगे नहीं हैं, इस तरह से। अब गुणवाचक विशेषण में भी आ जाता है, बड़ा सा, छोटा सा, तो इनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, ये करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निर्देशक चिन्ह, डैश। इसका अन्य नाम क्या है? संयोजक चिन्ह या सामसायिक चिन्ह। इसका क्या करते हैं? संवाद के रूप में, जैसे कोई नाटक वाटक होता है, जैसे रावण करके एक लाइन खींच देगा, उसके बारे में यहाँ हंसते हुए आएगा, ठीक, उस तरह से। जैसे और जैसे रमेश तुम कहाँ रहते हो, रमेश से कहा गया, पूछा गया, तो उसके बाद हमने क्या लगा दिया? निर्देशक चिन्ह। जैसे उदाहरण लिखते समय जैसे करके हम क्या, जैसे,
फिर उसके बाद कुछ सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बड़ा होता है, ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। अगला देखते हैं हंस पद या त्रुटि बोधक। इसको क्या कहते हैं, जैसे कोई चीज़ छूट जाता है बीच में तो उसको लिखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा गया स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, तो हमें लगा कि जन्मदिन जन्म सिद्ध क्या है, भूल गए हैं, तो उसको हम इस तरह चिन्ह लिख के ऊपर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रुटि पद, गलती होने पर, कोई चीज़ छूट जाने पर हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देते हैं विवरण चिन्ह, किसी चीज़ के बारे में विवरण करने में। ठीक, जैसे विवरण चिन्ह है ना, किसी विषय के विवरण देते समय जैसे लिख के क्या करते हैं, खंड का भाव निम्न है या निम्नलिखित है, तो उसके बाद ऐसे करके हम ऐसे 2 बिंदी लगा देते हैं। अगला होता है लोप निर्देश। कोई बात को दोहराने के लिए लोप निर्देश का प्रयोग करते हैं। जब पूरी बात, जैसे कोई वही बात, जैसे गाना कोई चलता है तो एक कड़ी जो पहले वाली होती है उसी को फिर बाद में लिखने के लिए फिर पूरा नहीं लिखते हैं, तो इस तरह से हम लोप चिन्ह बना देते हैं, तो वो उसका मतलब वही चीज़ फिर दोहरा जाएगा। पुनरुक्त सूचक, जैसे कोई चीज़ को बार बार करने के लिए इसको हम ऐसे ऐसे नीचे लिख देते, जैसे ऊपर वही चीज़ है तो नीचे बस ऐसे ऐसे लिख देंगे, जिसका मतलब क्या ऊपर वाला ही नीचे भी होगा, उसी चीज़ को कहते हैं। ये पाद बिंदु होता है, पाद के चिन्ह में जो बिंदु लगाते हैं पाद बिंदु कहलाता है। तुल्यता सूचक जो बराबर दर्शाए, जैसे राम बराबर श्याम, मतलब राम और श्याम दोनों बराबर हैं, इसका मतलब होगा। अब अगला है दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होते हैं, जो कि कोई चीज़ को देर तक बोलने, जैसे ओम लिखते हैं तो यहाँ पे लग जाता है ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तो ओम करके हम काफ़ी समय तक खींचते हैं। समाप्ति बोधक, कोई चीज़ समाप्त होने पर हम ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं पूरा लिखने के बाद। तिर्यक रेखा क्या होता है, इसका मतलब या फिर अथवा होता है, इसे राम तिर्यक रेखा श्याम, तो इसका मतलब होगा राम या श्याम कोई, या फिर राम अथवा श्याम, इस तरह से। रेखांकन का होता है, ये अंडरलाइन होती है, जैसे कोई चीज़ लिखा होता है कि गोदाम एक रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है, तो गोदाम नीचे हम अंडरलाइन करते हैं, मतलब किसी विशेष चीज़ को दर्शाने के लिए हम रेखांकन या अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं।